तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और नवरात्रि के सर त्योहार नमस्ते। आप सभी के लिए मैं शुभकामनाएं करूंगा कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। आप सभी को जय माता दी। और आप सर देखिए, नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते चरण जी। अभी आप बाजार में देख रहे होंगे, अभी आपके मोहल्ले में देख रहे होंगे, शहर में देख रहे होंगे, गांव में देख रहे होंगे, पूरा रोशनी से जगमग है ना। एक यहाँ पर नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते सभी साथियों को। बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम सब स्टाफ टू क्लरिकल साथियों के लिए कुछ सैंपल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनकी तैयारी फिर किस लेवल में करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सेशन जो हमारे होते हैं क्लरिकल टू ऑफिसर्स के, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सेशन होते हैं क्लरिकल टू ऑफिसर। फिर उसके बाद जो ज़्यादा सेशन होते हैं स्केल 1 टू स्केल 1 टू 2। फिर उसके बाद जो सेशन होता है 2 टू 3, और सबसे कम सेशन होते हैं सब स्टाफ टू क्लरिकल एग्जामिनेशन के। तो उसके बहुत सारे रीजन है कि कम सेशंस होते हैं, क्योंकि इनके मेंबर्स भी कम होते हैं। और मतलब ये क्लरिकल वाला तैयारी भी आपको करना होता है, इसलिए जो भी सब स्टाफ टू क्लरिकल में जाते हैं उन साथियों से यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वो क्लरिकल टू ऑफिसर वाली सारी पढ़ाई करके जाएं, क्योंकि सवाल आप देखेंगे और क्लरिकल का सवाल देखेंगे तो आपको पता होगा कि कैसी तैयारी करनी है। हाँ, कुछ टॉपिक अलग होते हैं, जैसे कि इंग्लिश के हैं और क्लरिकल का है, और सब स्टाफ टू क्लरिकल के लिए है क्लरिकल टू ऑफिसर और सब स्टाफ टू क्लरिकल। इंग्लिश का जो पैटर्न है लगभग समान होता है। और क्वेश्चन जो है, जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो तो क्लरिकल टू ऑफिसर वाला ही आपको तैयारी करनी है। अंतर बस ये रहेगा कि क्लरिकल टू ऑफिसर में सवाल जो है थोड़ा लंबा हो जाता है, और सब स्टाफ टू क्लर्क में सीधे एक सवाल होगा, सीधा सीधा छोटा सा सवाल होगा, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ये जिस एग्जाम की हम लोग आज डिस्कस करेंगे 11 जनवरी 2022 का है, मतलब इसी साल का है। और कैसे सवाल आए थे, क्योंकि सबसे कठिन काम जरा सब स्टाफ साथी टू जो क्लरिकल में आते हैं उनके लिए दिक्कत ये है। हमारे शेखर बाबू जुड़े हैं, है ना, शेखर जी। तो क्या है कि इनके लिए कठिन इसलिए होता है क्योंकि जो भी साथी सब स्टाफ टू क्लरिकल में एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम दे के वापस आते हैं, उसके बाद उनके पास सवाल नहीं होते हैं, रिकॉल क्वेश्चन कम होते हैं, तो इसलिए हमारे पास कम सवाल कलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन कुछ साथियों जो हैं पिछले साल से सवाल देना शुरू किए हैं, तो वो सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन हमारे जो सब स्टाफ टू क्लरिकल साथी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और थोड़ा सा इंसाइट भी मिलेगा कि कैसी तैयारी करनी है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी आपके आसपास समाज में रोशनी से जगमगाहट है, क्यों? क्योंकि एक आस्था है, एक विश्वास है, एक शक्ति पुंज है, जिसको हम देखने से एक अच्छा उत्साह मिलता है ना राजू नयन जी? अभी सब मार्केट में जाइए, कैसे लगेगा? नमस्कार सर। जय माता, नमस्कार। जय माता दी। हैं तो हम लोग क्या है, जब आप मार्केट अभी जा रहे होंगे, सभी जगह नवरात्रि के जगराता हो रहे हैं, रात भर जग रहे हैं लोग, है ना। अभी तो खैर हम लोग बैंकर हैं, अभी समय नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन जब वीकेंड होगा तो आप देखने जाइए। मैं अभी आ रहा था मार्केट से, तो एक से एक प्रोग्राम हो रहे हैं, और वहाँ मतलब भीड़ लगी हुई है, पब्लिक का आकर्षण है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक माहौल तय होता है तब जाके फीलिंग बढ़ जाती है, बराबर है ना राजू नयन जी? सर फीलिंग बढ़ जाती है। बिल्कुल सर। आप एक अगर माहौल में एक प्लेटफॉर्म में आते हैं तो आपकी आस्था भी बढ़ जाती है, आपका विश्वास भी बढ़ जाता है, आपके अंदर शक्ति भी आ जाती है, आप रात भर जग भी लेते हैं, माता भजन भी करते हैं, और उस देवी इस परम शक्ति को मानते भी हैं और उससे शक्ति भी प्राप्त करते हैं। इससे सीख ये है कि जीवन में भी कुछ पाना है तो आपको उस फ्रीक्वेंसी तक जाने की जरूरत है, उस माहौल तक जाने की जरूरत है।
तो अगर आपके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो भी चीज जीवन में हासिल किया गया है वो एकदम ही जागृत अवस्था में किया गया है, उत्साही अवस्था में किया गया है, शक्ति वाले अवस्था में किया गया है। सुस्त अवस्था में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एकदम जबरदस्त रहिए और उत्साहित रहिए और शानदार तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए लिए चलता हूँ आज क्वेश्चन के सफर में कि सब स्टाफ टू क्लरिकल में कैसे सवाल आते हैं। तो ये जो सवाल हम लोग आज साझा करेंगे ये कैनरा बैंक के लिए आया था, लेकिन दूसरे बैंकों के जो साथी हैं उनको एक आइडिया मिलेगा। हमारे एक साथी अनिल कुमार जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही है, तो अपना वॉइस बढ़ा लीजिए आप अपने इंस्ट्रूमेंट का। तो कोई साथी जरा अपना माइक ऑन करके बता दीजिए आवाज आ रही है? राजू नैन जी आ रही है आपको? अरे ये सर थोड़ा सा वॉल्यूम कम आ रहा है सर, मतलब आवाज तो प्रॉपर आ रही है लेकिन कम आ रही है। ठीक आ रही है सर, ठीक आ रही है। वोटिंग हो जाए, थोड़ा वोटिंग हो जाए। आवाज आ रही है? जगवीर सिंह तीर जी, हाँ जी बराबर है। वसीम जी, अरे वसीम जी देखो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप हमारे वसीम जी हैं। आवाज आ रही है वसीम जी? बढ़िया आ रही है सर, फर्स्ट क्लास। बढ़िया आवाज आ रही है सर। आ रहा है सर, आवाज आ रहा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। बहुत बढ़िया। ये देखो ये हुई ना बात। अब बताइए, छोटा बच्चा भी बोल दिया है, छोटा बच्चा समझ के मुझको न डराना रे, टुप टुप टप टप है, ये आ गया ना। छोटा बच्चा बोल दिया कि आ रही मतलब आ रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसको भी सीखना है, ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपको जब आने वाला समय भी बैंकिंग तो पूरी पूरी टेक्नोलॉजी पे चल रही है, और एग्जामिनेशन में भी जो एग्जामिनर है आईबीपीएस के जो हैं वो जानना चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी से कितना जानते हैं। तो आप देख लीजिएगा ये ट्रेंडिंग जो अभी सवाल चलेंगे राजू जी, वसीम जी, कि जो प्रमोशन एग्जाम में क्लरिकल के लिए जा रहे हैं सब स्टाफ से क्लरिकल, तो पूरे टेक्नोलॉजी से जुड़े सवाल आते हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी तक बैंकिंग सिस्टम में डायरेक्टली ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो आपको पूरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गैजेट्स को जानना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले आपको जानना होगा किस तरीके से ऑनलाइन सेशन किए जाते हैं, है ना। अब तो इतना बढ़िया साधन हो गया। देखिए अभी मैं 30 साथियों से दूर दूर कहाँ से, ये हमारे शेखर जी कितना किलोमीटर दूर है, उनसे बात कर पा रहा हूँ, उनसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। ये देखो वेस्ट बंगाल से जुड़ गया अजय सोरेन जी, एकदम एकदम तो आज तो लाल ड्रेस में एकदम खतरनाक, जय माता दी एकदम है, पूजा पाठ करके आ गए लग रहा है अजय जी हैं, एकदम सिंदूर इंदूर लगा के भक्ति भावना से आ गए। क्योंकि वेस्ट बंगाल में बहुत जबरदस्त पूजा होती है, और जो भी चीज करनी चाहिए जबरदस्त तरीके से करनी चाहिए। ये मतलब उदाहरण नहीं है कि वेस्ट बंगाल में पूजा जो है अच्छी की जाती है, ऐसा नहीं। सभी जगह कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर कर रहे हैं ना, अगर कर रहे हैं ना तो जबरदस्त करिए, और नहीं कर रहे हैं तो फिर मत करिए, फिर कुछ भी मत करिए, है ना। लेकिन अगर जैसे तैयारी कर रहे हैं तो जबरदस्त तरीके से करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, अजय सोरेन जी टाइप का मत करिए। और करना है तो फिर ये देख लो टीका वीका लगा के बढ़िया शानदार तरीके से। तो ये हमारा जो है शानदार होना चाहिए, जो भी कर रहे हैं पूरी तन्मयता से करिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये सब स्टाफ टू क्लरिकल, व्हाट इज सिविल, मतलब सिविल का फुल फॉर्म पूछा गया। अब बताइए सिविल का फुल फॉर्म पूछा गया, और पूछा गया सिविल क्या है, क्या चीज है सिविल। तो सिविल के बारे में पूछा गया सवाल, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो है स्क्रीन पर उसका आंसर भी लगा दिया। तो आप सोचिए कि व्हाट इज सिविल पूछा गया, सिविल क्या है, या उसका फुल फॉर्म पूछा गया। तो सिविल एक सूचना तंत्र है, एक स्कोर है, जिसके माध्यम से जो भी मौजूदा ग्राहक है, जो पिछला उसका रिकॉर्ड है, लोन लिया हुआ है, तो उसके स्कोर को बताता है कि इसका पिछला लेन देन किस तरीके से था। तो सिविल को जो है इसको बोलते हैं, एक कंपनी है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। तो आप हो सकता है जो सवाल आया था वो ऐसा हो सकता है व्हाट इज सिविल, तो वहां पर आंसर में लिखा होगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, CIC, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। या फुल फॉर्म भी पूछेगा तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, और इसको सिविल ट्रांस यूनियन सिविल कहते हैं। तो सिविल क्या है? एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो ग्राहकों का क्रेडिट इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है। किस लिए रखती है? ताकि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके वो मेंबर हैं उनको साझा कर पाए। क्यों साझा कर पाए?
क्योंकि जब भी वो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो व्यक्ति जाए तो उनके पास्ट रिकॉर्ड को देख पाए, और पास्ट रिकॉर्ड देखकर उसको जो है लोन देंगे कि नहीं देंगे इसमें निर्णय लेने में उनको सुविधा हो, इसको बोलते हैं सिविल। बराबर है। तो सिविल जो है एक इंफॉर्मेशन कंपनी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, उसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। और इसका सवाल आया था। दूसरा सवाल ये पूछा गया, देखिए व्हाट इज द आरटीजीएस टाइमिंग। वाह कमाल है। व्हाट इज द आरटीजीएस टाइमिंग, कोई भी सब स्टाफ साथी जरा बता दें अगर आरटीजीएस टाइमिंग क्या है। अजय सोरेन जी बताओ जरा, वेस्ट बंगाल से आरटीजीएस करने आ गया तो कैसे करोगे? कोई है बताने के लिए? आरटीजीएस है ना 24 घंटे 24 घंटे सर। हाँ ये हुई ना बात, है ना। आरटीजीएस जो है, आरटीजीएस का टाइमिंग जो है आप पूरी तरह से 24/365 डेज, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन में 24 घंटे भी था और 24/365 भी था, तो कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? 24/365। अच्छा 24/365। तो राजू नयन जी अब तो आवाज बढ़िया आ रही होगी मेरी? हाँ जी आ रही सर, अच्छी आ रही है। मैं ईयरफोन लगा लिया हूँ, हेडफोन लगा लिया हूँ, बहुत अच्छी आ रही है। तो कमी मेरे तरफ से थी सर, आपके तरफ से हाँ, कमी नहीं थी। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और आरटीजीएस जो होता है हम लोग फंड ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कितने सारे जो पॉपुलर जो बैंक में जो फंड ट्रांसफर के मेथड हैं वो एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है। बराबर है। एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस है। तो एनईएफटी के लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट है 1 रुपी, आरटीजीएस के लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट है ₹2 लाख और आईएमपीएस 1 रुपए, मिनिमम 1 रुपए, क्योंकि 0 रुपए का तो आईएमपीएस होगा नहीं, इसलिए मिनिमम 1 रुपीज। तो पेमेंट जो है ये ऑनलाइन ऑफलाइन इसलिए बोला गया है कि बैंक खुला रहेगा तो उसको ऑफलाइन बोलते हैं और बैंक बंद रहेगा तो उसको ऑनलाइन बोलते हैं। मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकता है, नेट बैंकिंग से भी कर सकता है। और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो वैल्यू है एनईएफटी आरटीजीएस के लिए, एनईएफटी के लिए कोई मैक्सिमम वैल्यू है क्या शेखर जी? एनईएफटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? कितना रुपए तक मैक्सिमम कर सकते हैं वीरेंद्र कुमार जी? थोड़ा थोड़ा बात करते रहिए ना, क्लासरूम टाइप का, नहीं तो पता नो मैक्सिमम लिमिट। हाँ नो एनईएफटी। मान लीजिए कोई 20 लाख रुपए लेके आया, सर 20 लाख रुपए का एनईएफटी कर दीजिए, तो आप इनकार करेंगे? नहीं यार आरटीजीएस कर दे, ऐसा नहीं, हम कर देंगे, है ना, कर देंगे एनईएफटी। 1 करोड़ का भी बोलेगा तो एनईएफटी कर देंगे। लेकिन बैंक टू बैंक एक क्वेश्चन रखा गया है कई बैंकों में कि इतने तक एनईएफटी होगा, उनकी लिमिट है, वो इंटरनल पॉलिसी, लेकिन एज सच आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो मैक्सिमम ये इसलिए पूछता नहीं है। लेकिन एक सवाल ज्यादातर पूछता है आरटीजीएस मिनिमम अमाउंट कितना होगा, तो आरटीजीएस तो मिनिमम, ठीक। अब आता है अभी एक जो अच्छा सवाल है कि आईएमपीएस मैक्सिमम कितना होगा। ये पहले 2 लाख था मैक्सिमम आईएमपीएस, अब 5 लाख कर दिया। अब इसका सेटलमेंट देखिए, एनईएफटी का सेटलमेंट हाफ आवरली बेसिस है, आधे घंटे का बैच होता है। मान लीजिए हमारे ये राजू नयन जी हैं, राजू नयन जी के पास बहुत सारे कस्टमर आए, अब ये एनईएफटी पंच कर दिए, तो आधे घंटे का, जैसे रात के 12 बजे से पहला सेशन होगा, रात से 12 बजे से लेके 12:30, तो उसने बीच में जितने एनईएफटी पंच करेंगे उनका इकट्ठा होता है, फिर आधे घंटे में बैच क्या चला जाता है। और आरटीजीएस रियल टाइम होता है, एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट, इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और आईएमपीएस भी रियल टाइम होता है, एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट, मतलब एक एक एंट्री को फॉलो करता है। लेकिन एनईएफटी क्या होता है, बहुत सारे एंट्री को फॉलो करता है। कैसे? सपोज आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, आप एनईएफटी कर रहे हो, तो आपका जो पाइपलाइन है उसमें उस हावर्स में जितने भी एनईएफटी पंच हुए होंगे वो बैच अपलोड में चले जाता है और वो सेटल होता है आधे घंटे में। तो इसको हाफ आवरली बेसिस बोलते हैं, रियल टाइम। और इसका सर्विस टाइम होता है 24/7 24/7 24/7। मतलब अभी बैंकिंग चल रहा है ना शेखर जी? अभी बैंकिंग कर रहे होंगे लोग, बैंकिंग कर रहे हैं। अब बताओ कि अब तो मैक्सिमम काम बिना बैंक आए भी कर सकते हैं। एक काम के लिए बैंक आते हैं, वो पैसा जमा होना चाहिए। पैसा जमा करने के लिए बैंक आने की जरूरत है, क्योंकि
कैश डिपॉजिट मशीन कई जगह काम नहीं करते हैं, तो सर जमा आईएमपीएस ऑफलाइन भी तो हो सकता है सर। आईएमपीएस ऑफलाइन हो सकता है, बैंक में से आईएमपीएस हो सकता है, लेकिन इस पे केवल ये ऑनलाइन लिखा है। ये ना अभी भी कई बैंकों में ये ऑन जो है ये ऑफलाइन आईएमपीएस जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है। हालांकि ये ऑफलाइन पॉसिबल है, ऑफलाइन होता है। बैंक में जाके कोई बोलेगा आईएमपीएस कर दो तो आप करना ही पड़ेगा आपको। आईएमपीएस का फैसिलिटी बैंक में है। हमारे बैंक में है। यस, कौन सा बैंक है आपका? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। ओके, बहुत बढ़िया। तो आईएमपीएस जो है वो ब्रांच में जाएंगे तो भी आईएमपीएस कर सकता है, ठीक है, बराबर है। चलिए, तो इसका बात ये पूरा क्लियर हो गया। ये सारी चीजें जो हैं 24x7x365 ये हो गया। ये तो नया चीज और डाल दिया यार, 24x7 365 डेज कर दिया। मतलब आप सोचिए, अगर सवाल कैसा दिया उसके आधार पर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो एक साथी ने बोल रहे थे कि सर 24 आवर्स लिखा था, हमने टिक कर दिया, वो गलत हो गया, क्योंकि 24x7x365 डेज होना चाहिए। ऐसा कुछ है। चलिए अगला सवाल लीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर आईएमपीएस ट्रांजेक्शन, मतलब मैक्सिमम लिमिट फॉर आईएमपीएस ट्रांजेक्शन पूछा गया है। आईएमपीएस ट्रांजेक्शन का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। तो आईएमपीएस ट्रांजेक्शन का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और इसका मैक्सिमम अमाउंट मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो 5 लाख। सोचिए, अभी तक हम 3 सवाल जो हैं चर्चा किए हैं, और तीनों कैसे कैसे डिजिटल वाले हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ आईएमपीएस, ये है 5 लाख। कितना है? 5 लाख। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, ये आया, देखिए व्हाट इज आरबीआई मनी ऐप। आरबीआई का जो मनी ऐप है वो मनी ऐप क्या करता है, उसका फुल फॉर्म पूछा गया। मनी ऐप मनी ऐप आरबीआई का फुल फॉर्म पूछा गया। तो आरबीआई ने ये जो मनी ऐप है MANI कर देते हैं कई साथी जो है ना, ऐसा नहीं, MANI। आरबीआई ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जो मोबाइल के कैमरे से नोट को स्कैन कर लेता है। क्या करता है राजू जी? नोट को स्कैन कर लेता है। तो स्कैन कर लेता है। वो नोट को स्कैन करके वो ऑडियो करके बता देता है कि यह जो है कौन सा रुपए का नोट है। अरे यार कमाल है यार, इसको डाउनलोड करके आज थोड़ा चेक करना। कोई साथी या कोई साथी हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई साथी हैं विजुअली इम्पेयर्ड जिनके पास ये आरबीआई ने एक सहूलियत दी है कि ऐसे ग्राहक जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, मतलब नहीं देख पाते हैं असली है कि नकली है ये नहीं जान पाते हैं, तो उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसको बोलते हैं मनी ऐप। और इस मनी ऐप के माध्यम से वो इन जो रुपए के मूल्य हैं उसको जानेंगे। तो आप एक बात बताओ, अगर वो नकली होगा तो बताएगा ही नहीं, बराबर है ना शेखर जी? तो वर्तमान समय को देखते हुए आप बताओ राजू जी, अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन हो गया कि नहीं? बिल्कुल सर। हैं? और मैं तो बोलता हूँ कि घर में कितने कितने स्मार्टफोन होंगे? अभी तो जो स्थिति है सर, प्रति व्यक्ति प्रति स्मार्टफोन हो व्यक्ति गया है। हैं? सभी प्रति के पास। व्यक्ति एक, और अगर मिडिल स्टैंडर्ड में जाएंगे तो प्रति व्यक्ति 2, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? या तो बोलें कि वो क्या बोलते हैं, 4 सिम लगा के रखते हैं ना, 4 सिम है, एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन और जियो, है ना? उसका चलन अब थोड़ा कमा है सर, क्योंकि वो डाटा वाला ये कर दिया है ना कि प्रत्येक 28 दिन में रिचार्ज कराना है, इस तरह का। पहले तो लोग 3-3 4-4 सिम रखते थे, लेकिन अभी जो कुछ कमा है लोगों का। मैं तो बता रहा हूँ ना, एयरटेल, वोडाफोन और आपका जो आइडिया और जियो। एयरटेल रखेंगे घर वाली के लिए, ठीक है, वोडाफोन रखेंगे ऑफिस के लिए, और वो आइडिया रखेंगे बिजनेस के लिए, बिजनेस वगैरह करने के लिए, जहाँ बिजनेस हो रहा है, जहाँ कम्युनिटी है, दोस्त यार। और जियो रखेंगे खुद के लिए, हैं, खुद के लिए रखेंगे, खुद जियो यार तो इतने सारे हैं तो 2-2 फोन रखना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि आरबीआई ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया कि जिसमें ये ऐप लॉन्च करना भाई, अभी जाकर कोई करो, मैं है ना, कोई साथी जो है ऐप लॉन्च कर लेगा, हमारे वसीम अहमद जी लॉन्च कर देंगे, उनको जिम्मेदारी देते हैं। ये ऐप लॉन्च करके ये जरा नोट वगैरह कल बैंक में जाके स्कैन करके देख लेंगे,
या आजकल घर में कौन रखता है, सब तो यूपीआई रखते हैं, तो नोट शायद पर्स वर्स में भी नहीं मिलता है। तो वर्तमान समय में अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन हो गया है, ये कह रहा था मैं, और उसी स्मार्टफोन के जो है बहुत सारे ऐप आ गए हैं, तो उसी ऐप की मदद से काम कर पाएँ, कैसे व्यक्ति का जीवन आसान हो पाए, इसके लिए आरबीआई ने मदद करते हुए एक ऐप बनाया, और उस ऐप के माध्यम से ऐसे लोगों को मदद मिलेगी जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, और 22 जनवरी को ही एक ऐसा लॉन्च किया ऐप जिसकी सहायता से लोग अपने नोटों की पहचान बड़ी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो वसीम जी, आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और कल सुबह मुझे व्हाट्सएप करिएगा नोट को कैसे पहचानना है, बराबर? ठीक, ओके सर। अच्छा, इसमें क्या है वसीम जी, ये भी देखना है आपको कि क्या ये मतलब नकली नोट अगर कोई है आपके पास, बैंक में होता है ना एक आध नकली नोट पकड़ में रहते हैं ये, तो उसको भी मिल जरा चेक जाएगा। करिएगा, उसको सही कर पा रहा है कि नहीं। ठीक, ठीक। क्योंकि लोगों को अपने नोट की पहचान सरल कर रहा है, वो देखने वाली बात है। क्या नकली नोट को भी पहचान रहा है, क्योंकि उसमें तो सारे फीचर्स होते हैं ना, सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, थ्रेड होता है, फिर वो जो पेंट होता है अलग-अलग कलर का। तो आरबीआई मनी ऐप जो है, वो है जिसकी माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोगों को एक मदद करने के लिए, नोटों की पहचान करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया, और इस ऐप को आप प्ले स्टोर में से, जो गूगल प्ले स्टोर है या आईओएस के ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं भी करूँगा, और आरबीआई ने ये कहा है कि ये कैमरा से नोट को स्कैन करेगा और नोट के मूल्य की जानकारी जो है, वो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में देगा। लेकिन साथ ही साथ कल उन्होंने ट्रायल कहा लेते हैं सर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कल कहा, ट्रायल लेते हैं इसका। ट्रायल ले लीजिएगा, लेकिन उन्होंने ये भी सलाह दिया कि असली नकली का ये उतना ज्ञान नहीं दे पाएगा। ठीक है, असली नकली का उतना ज्ञान नहीं दे सर मेरे पाएगा। को लगता है सर वो मतलब उसमें फीचर्स उतना नहीं होगा जो आप बता रहे हो ना सर। हाँ, हाँ, तो हाँ मतलब सेंसर ये सब जस्ट वो आई थिंक यस, डिनोमिनेशन कितना है करके वो डिनोमिनेशन है। इंफॉर्मेशन देगा। तो हाँ आरबीआई ने आगाह भी किया है ना, अपने जो वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि हम इसके असली नकली होने का प्रमाण नहीं देगा। ऐसा मैंने वो उस जी सर्कुलर में भी देखा था। जी लेकिन आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो ये मनी ऐप है ना, महात्मा गांधी सीरीज के पुराने नोट की भी पहचान कर लेगा। और क्या जो डिजाइन में नए बदलाव किए गए हैं ना, नोटबंदी के बाद नए डिजाइन, नए कलर के नोट आ गए हैं ना, ये देखिए, जी गुलाबी, हरा, नीला, पीला, ये सारे जो होली के रंग हैं, सारे रंगों को रंग दिया। तो ये सारे नोट को भी 10 हो, 20 हो, 50 हो, सारे नोट को भी वो पहचान लेता है। तो अब इसका फुल फॉर्म जानते हैं। मनी का फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो आपके लिए ये भी पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग बोलेंगे मोबाइल एडेड जो है नोट आइडेंटिफायर। चलिए, अगला सवाल है, हाउ मेनी मेथड्स फॉर पिन जनरेशन ऑफ एटीएम इन कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक में वैसे पिन अगर किसी को नहीं मिला है तो कितने तरीके से जनरेट कर सकता है ना, अपना अपना जरा बताइए। जरा कैनरा बैंक के कोई साथी जुड़े हैं क्या? कैनरा बैंक से जुड़े हैं कोई? वैसे तो पिन अगर किसी का नहीं है तो एक तो ग्रीन पिन जनरेट कर सकता है एटीएम से जाके, और दूसरा क्या है, जो पहले से प्री जनरेटेड पिन दिया रहता है उससे कर सकता है। और क्या तरीका है और बताओ पिन जनरेशन करने का? एटीएम मशीन के पास जाके वो जनरेट कर सकता है, जिसमें वो आ जाएगा, और एक ओटीपी के माध्यम से भी कर सकता है। तो 3 तरह से होनी चाहिए। स्वाइप मशीन से भी हो जाता है सर। हाँ जी, स्वैप मशीन से भी हो जाता है। जी, हमारे एसबीआई में हो जाता है तो मशीन। आप इसको देखिएगा, ये सवाल आया है तो 3 तरीके से होगा। एक तो प्री जनरेटेड पासवर्ड आया हुआ है ओटीपी, तो वहां से हो जाएगा। दूसरा क्या है, ब्रांच में जाके जो ग्रीन पिन एटीएम ग्रीन पिन जनरेशन है उससे हो जाएगा। और एक होगा कि एटीएम मशीन में जाके अगर फॉरगेट पिन करेंगे तो वहां से हो जाएगा। एक ग्रीन पिन जनरेशन, एक फॉरगेट पर। तो 3 तरह से होने चाहिए। एक बार आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछा गया, हाउ मेनी मेथड्स फॉर पिन जनरेशन ऑफ एटीएम, है ना। क्योंकि एक समय था जब एटीएम से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आते थे। अब समय आ गया है, एटीएम थोड़ा अभी पुराना होने जा रहा है, कुछ दिनों बाद लोग एटीएम को भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हो गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन का बढ़ावा, जिसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गए,
मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, IMPS और जो ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, कुछ समय बाद देख लीजिएगा, अभी से 5 साल बाद देख लीजिएगा, ऐसे भी सारे बैंकों के ATM कम होते जा रहे हैं, बराबर है ना। तो अभी आप लोग भी देखे होंगे कैश ट्रांजेक्शन आप सही लोग बात है। कैश कम निकालते हैं ना सैलरी में, हैं? यूपीआई के लिए भी सर तो एटीएम की जरूरत पड़ती है, बिना एटीएम ऐड किए हुए यूपीआई काम ही नहीं करता है। कुछ रास्ता निकलेगा उसके लिए भी, क्योंकि वो सेकंड ऑथेंटिकेशन होता है, वन टाइम ऑथेंटिकेशन ATM कार्ड से करते हैं कि ATM का कार्ड नंबर होता है और वो होगा, और फिर उसके बाद UPI ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन मैं ATM जी। मशीन की बात कर रहा हूँ, कैश ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो अभी मेरा सवाल था या जो अभी चर्चा कर रहा हूँ, वो कैश विड्रॉल की बात कर रहा हूँ। कैश विड्रॉल जो है बहुत ही डिक्लाइन मोड पे आ गया, डिक्लाइन सर मोड नहीं एटीएम सर, सर्कुलेशन भी कम हो गया है सर अभी। ग्रामीण एरिया में और बुरी स्थिति है सर, अभी भी और भयंकर तरीके से भीड़ लगती है। हाँ, ग्रामीण एरिया में लगती होगी, मैं एग्री करता हूँ, ग्रामीण एरिया में इसलिए लगती होगी क्योंकि वहाँ ATM नहीं है, संसाधन नहीं है, और दूसरा ना वहाँ पर जिसके पास भी UPI होगा उसके साथ फ्रॉड हो गया, बराबर जी है, सर, जी जिसके सर, पास सही बात UPI हो गया फ्रॉड हो गया। अभी तो नवरात्रि का फ्रॉड चल रहा है, नवरात्रि गरबा का वो कुछ आ जाता है लिंक, और वहां पर क्लिक कर देते हैं लोग, वाह गरबा के 4 टिकट फ्री, देखो देखो हमको भी पास मिला है गरबा का, ये देखिए है, साया जी होटल का पास मिला है 4 लोगों का 3 रात का, है ना, वाह गजब का है ना, तो आ जाओ भाई गरबा करेंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जैसे जैसे माध्यम बदलता है वैसे वैसे हर चीज़ के लिए बदल जाता है। तो लोग वो लिंक को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद OTP मांगता है, OTP आ जाता है, OTP देते हैं तो कोई ऐप को ले जाता है, इतना बारीकी से उन लोग करते हैं कि सारी चीज़ें पैसे चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो गरीब जनता का या थोड़ा कम जानकार जनता का जाता है, पढ़े लिखे लोगों का भी चला जाता है ना। कई कई देखे होंगे रीजनल मैनेजर का भी पैसा चला गया, और पेपर में आता है तब पता चलता है, ठीक है। तो ये मेथड्स देख लीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, जब भी हम सब स्टाफ टू क्लरिकल में जाते हैं तो ज़्यादातर आपको मेन्यू को याद करना होता है, मेन्यू। तो यहाँ CBS कोड पूछा गया, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का CBS कोड पूछा गया, तो ये तो कैनरा बैंक का है तो उसका याद किए होंगे आप अपने बैंक का। जो सब स्टाफ टू क्लरिकल में जाते हैं उनको उनका मेन्यू जो है थोड़ा सा याद करना पड़ता है या उसको देखना होता है। तो सबसे बेहतर बात है कि थोड़ा सा 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लेके जहाँ पर भी बैंकिंग होता है एक एक कोड को देख लीजिए, कितने सारे लाइबिलिटी प्रोडक्ट और जो है एसेट के प्रोडक्ट। तो आप क्या करिएगा कि जो भी सब स्टाफ साथी हैं वो बैंक में डायरी रखेंगे तो एक दिन में आप देख लीजिएगा सेविंग के प्रोडक्ट है उसका मेनू क्या है वो लिख लीजिए, है ना। फिर FD बनाना है उसका मेनू क्या है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है उसका मेनू क्या है, उसका CBS कोड क्या है, सामने लिखते जाएंगे। तो सारे प्रोडक्ट जो हैं आप 7-8 दिन में प्रोडक्ट लिख लेंगे। तो जब उसको यूज़ करेंगे ना तो कई बार पूछेंगे, मैनेजर ये पूछ रहा है तो आप CBS कोड बताने की कोशिश करिए तो याद होगा। तो कुछ कुछ पॉपुलर का ऐसे CBS कोड पूछता है, पंजाब नेशनल बैंक में तो बहुत सारे मेनू पूछते हैं, इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो ये कैनरा बैंक का था तो वो साथी बताएंगे। अब आता है एक सवाल, देखिए यहाँ पूछा गया है, फ्री ट्रांजेक्शन आप ATM इज अवेलेबल फॉर व्हिच कस्टमर, कौन से कस्टमर के लिए फ्री ट्रांजेक्शन अवेलेबल है। तो सीनियर सिटीजन, स्टाफ, जनरल कस्टमर, माइनर्स, बताइए जरा। ये सवाल भी ऐसा सवाल पूछा है कि फ्री ट्रांजैक्शन मतलब ATM में चार्ज नहीं लगेगा। तो अगर देखेंगे तो ये स्टाफ को है, लेकिन वो भी ऑनर्स ATM की बात हो रही है। ऑफर्स ATM में वो भी चार्ज लगेगा, यहाँ ऑनर्स ATM में है तो सवाल जरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या जो साथी ने हमें साझा किया है, सीनियर सिटीजन। हाँ जो साथी ने हमें साझा किया, सीनियर सिटीजन के लिए ऐसा कोई वो नहीं है, फ्री ट्रांजेक्शन नहीं है अच्छा सर, ओके। भाई। फ्री ट्रांजेक्शन है 1 महीने में कितना है वो राजू नैन जी बताएंगे, एक ATM से फ्री ट्रांजेक्शन कितना है। 4 टाइम सर। 4 टाइम है ना, 4 टाइम है। लेकिन उसके बाद भी ट्रांजेक्शन करता है स्टाफ अगर करता है और ऑनर्स ATM से करता है तो ठीक है फ्री है, लेकिन ऑफर्स करेगा तो पैसा लग जाएगा। ठीक, ऑनर्स मतलब खुद का ATM हो, खुद के द्वारा ओन हो तो वो वहाँ पर ऑनर्स होता है, तो यहाँ पर फ्री ट्रांजेक्शन का पैसा नहीं लगेगा। अब आता है व्हाट इज वोकल फॉर लोकल। अब ये सवाल पूछा गया है ना, वोकल फॉर लोकल है भाइयों बहनों,
क्या बोल रहा हूँ, है वोकल फॉर लोकल, मैं वोकल बोलूंगा आप लोकल बोलोगे, ऐसा कुछ है ना। तो वोकल फॉर लोकल मतलब ये जानना चाहते हैं कि देश के अर्थव्यवस्था के लिए जो भी सरकार कदम उठा रही है, जो भी आह्वान कर रही है, उसके बारे में आपको कितना पता है। तो ये वोकल फॉर लोकल किसके लिए है बताइए वसीम जी, किसके लिए उठाया वोकल फॉर लोकल? अपने ही देश का सामान यूज करना। अच्छा बढ़िया बात बोले यार, कौन बात कर रहे हैं जी, बढ़िया दमदार आवाज है, टिंकू जी? उपेंद्र कुमार सर। उपेंद्र कुमार जी, हाँ इन्होंने बहुत अच्छा कहा, अपने ही देश का बनाया गया सामान का इस्तेमाल करो और उसके लिए आवाज उठाइए, मतलब उसका प्रचार प्रसार करिए, समझ गए। तो इसको बोलते हैं, इसका अगर कॉन्सेप्ट पूछा गया ना तो आप लिखेगा आत्मनिर्भर भारत के परिप्रेक्ष्य में ये निकाला गया। हमारे देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति, ये जगवीर जी भी आत्मनिर्भर हों और उसके आसपास रहने वाले लोग भी आत्मनिर्भर हों, मतलब खुद वो इतने सारे प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं अपने आसपास के लोग, और उनका प्रचार प्रसार आप करो ना। जैसे आप देखे होंगे एक अभी एक ट्रेंडिंग चल रहा है ग्रेजुएट चाय वाली, है ना वसीम जी, है जी उपेंद्र जी, ग्रेजुएट चाय वाली, वो वायरल हो जाता है, सभी लोगों तो इतना लाखों में कमाते हैं, फिर लोग वायरल हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, अपने आसपास के जो एंटरप्रेन्योर को उसको पॉपुलराइज कर दिए, है ना। अभी जो चाइना वगैरह के दिवाली में कितने इंपोर्ट आ जाते थे, कितने सारे चीजें खरीदते थे चाइना के लाइट वगैरह, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वसीम जी, आप बोल रहे हैं कि दिया खरीदिए, क्या खरीदिए, जो आपके बगल में एक भारत का नागरिक है, उसके परिवार पूरा मिट्टी के दिए बना रहे हैं, तो आप दिया खरीदो खूब। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं तो बोलता हूँ 60-70% लोग दिया खरीदते होंगे, आप भी अपने घर में बहुत सारे दिवाली में दिए खरीदे होंगे, वो लाइट खरीदना बंद छूट गए। 3-4 साल से तो हम लोग भी खरीदना बंद कर दिए, बिल्कुल। है ना। दिया खरीद लेंगे 500, 1000, 2000 रुपए का इतना दिया आ जाएगा कि वो कितना घर में जगह नहीं बचेगा, इतने सारे दिए। तो ये वोकल फॉर लोकल एक ऐसी जो आह्वान है आत्मनिर्भर भारत, हमारे देश में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए, कि जो भी देश में बनाए जा रहे हैं सामान, उनका इस्तेमाल जो है वो देश में हो, मतलब आप विदेशी सामान ना खरीदें। टू टीच पीपुल टू बाय लोकल प्रोडक्ट्स ओनली, अपने लोगों को सिखाइए कि वो लोकल प्रोडक्ट से खरीदेंगे, है ना शेखर जी। आप बताइए, आपके आसपास भी तो कुछ लोग जो है काम करते हैं ना, हाँ। काम करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप वहाँ का सामान इस्तेमाल करिए, वहाँ का सामान खरीदिए, न कि दिल्ली से सामान मंगाइए। तो वो क्या होगा, वो वोकल फॉर लोकल होगा, है ना, और उसका प्रचार प्रसार भी करिए। तो एक मदद कर दी, आप अगर कहीं जगह गए, आपको सही में वो चीज़ अच्छा लगा और खुद प्रोडक्शन कर रहा है, आप 10 लोगों को बताए, 10 लोग वहाँ जाएंगे तो उसका बढ़ोतरी होगा ना, सेल होगा ना, प्रचार प्रसार होगा ना। क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी आती है ना राजू जी, बड़ी कंपनी आती है, तो वो बड़ी कंपनी क्या करती है, टीवी में आ जाती है, और किसको ले आया, अक्षय कुमार को ले आया, या तो शाहरुख खान को ले आया, तो वो क्या प्रचार प्रसार हो जाता है, सोनू सूद को ले आए, तो उनका प्रचार प्रसार हो जाता है। लेकिन वो गरीब जो आपके आसपास जो है एक बढ़िया सा समोसा बनाता है या कोई सा एक अच्छा सा आइटम बनाता है, उसका प्रचार प्रसार कौन करेगा राजू नैन जी? ये तो हमारी जवाबदारी होगी सर। जवाबदारी है ना, जवाबदारी है उसी को, मतलब प्रखरता लाने के लिए, उसी को अच्छा करने के लिए वोकल फॉर लोकल है, कि भाई आप, आपका बच्चा है बगल में, और आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है, और पता नहीं क्या मोबाइल में कौन सा वायरल हो जाता है पता नहीं चलता है ना, मोबाइल में क्या चीज़ वायरल हो जाता है। तो व्हाट इज वोकल फॉर लोकल, टू टीच पीपल टू बाय लोकल प्रोडक्ट्स ओनली, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एटीएम पर गया पैसे निकालने के लिए, पैसा नहीं निकला, नहीं पैसे नहीं आया लेकिन उसके खाते से डेबिट हो गया, इसको बोलते हैं फेल ट्रांजेक्शन। तो ऐसे फेल ट्रांजेक्शन में 100 रुपीज का कंपनसेशन पे करने के लिए बोलते हैं, है ना। कंप्लेंट करना है, कितने दिनों में आ जाएगा, नहीं तो 100 रुपीज कंपनसेशन पे करना होता है 5 days सर, 5 days। T+5। T+5 सर। T+5 डे, ये T+5 डे में सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सेटल नहीं हुआ तो पर डे कितना रुपए का चार्ज लगेगा, 100 रुपीज। 100 रुपीज। तो हमारे साथी जो हैं यहाँ पर 5 डे के बरसात हो गया, बहुत सारे लकड़ा जी, चौधरी जी, आरिफ भाई, प्रदीप,
पारदीप चौधरी जी, ये सब जो है 5 डे लिखेंगे। सवाल क्या लिखा है, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा अगर कंप्लेंट कितने दिनों के अंदर किया। कंपनसेशन जो 100 रुपये पर डे है ना, अगर 5 दिन के बाद T+5 डे के बाद अगर उसका पैसा वापस नहीं आया फेल ट्रांजेक्शन का, तो कंपनसेशन देना जरूर मतलब पेड करना पड़ेगा। अगर कंप्लेंट कितने दिनों में किया, तो कंप्लेंट होगा 30 दिनों में। अंतर इसका उत्तर देखिए कैसे घुमा दिया ना सवाल को। ऐसे ही तो गड़बड़ हो जाता है। सवाल क्या पूछा राजू जी, पढ़िए जरा सवाल को। Failed ATM transaction compensation should be paid if complaint made within 30 days. इसमें बोला है कि फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन के केस में कंपनसेशन पे करना पड़ेगा या करना चाहिए अगर कंप्लेंट ट्रांजैक्शन फेल होने के कितने दिनों में करता है। तो ट्रांजैक्शन आज फेल हुआ, अगर वो 6 महीने बाद कंप्लेंट करने आता है तो उसका डिस्प्यूट अगर अमाउंट है तो हम अमाउंट लौटाएंगे, लेकिन कंपनसेशन पे करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर आगे शिकायत करना है तो हम वो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है 10,000 रुपये निकाला है, फेल हो गया, 10,000 भी देंगे, साथ में कंपनसेशन भी देंगे। और ये बोलता है बिना मांगे दे दो, पॉलिसी में ये बोलता है, लेकिन ऐसे देते क्या है, देना चाहिए क्या इसे। आरबीआई में जाता है कंप्लेंट, तब आरबीआई का एक एडवाइजरी आता है कि इसको डिस्प्यूटेड अमाउंट भी दीजिए और उसका 23 दिन का जो है कंपनसेशन 2,302, तो आरबीआई का वो चिट्ठी देख के ही देते हैं, है ना। ये नितिन पटेल बोले हाँ सही बोल रहे हो सर, हैं बिना लेटर के कहाँ देंगे सर हम लोग। तो ये है कि वहाँ से जो एडवाइजरी आ जाता है, एडवाइजरी को देख के ही हम देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। बट पॉलिसी में ऐसा लिखा है सो मोटो देना चाहिए। अगर डिले हुआ तो आपने वादा किया था ना कि 5 T+5 डे में हम लौटा देंगे, वादा पूरा नहीं किया तो उसको निभाइए। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, द अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू हाउ मच रुपीज ट्रांजेक्शन पर डे इन डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज में कितने रुपए तक की कैश विड्रॉल है? 20,000। डोर स्टेप बैंक सर्विसेज में जो सीनियर सिटीजन है ट्रांजेक्शन है ना, तो उनको जो है कैश विड्रॉल के लिए जो फैसिलिटी दिया गया है वो 20,000 का दिया गया है। कितने का दिया गया है? 20,000 का दिया गया है। तो ये सोच लीजिए, देख लीजिए, ये सारे सवाल हैं राजू नैन जी, ये सब स्टाफ टू क्लरिकल के सवाल हैं। और सब स्टाफ से क्लरिकल सवाल भी देखिए आपके क्लरिकल टू ऑफिसर के सवाल के बराबर सवाल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप जो हैं आपको क्लरिकल टू सारा वो चीज़ जो है पढ़ना पड़ता है। अगला सवाल जो है मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, इससे स्क्रीन पे जरूर लिखा नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आए हुए हैं, उसको लिख नहीं पाया, तो आपसे चर्चा करते करते हम बता देते हैं। ये सवाल देखिए आया है कि PMJDY में इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का होता है? PMJDY में जनधन योजना में कौन सी कंपनी को जिम्मा दिया है इंश्योरेंस का? कौन सी कंपनी है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और एक सवाल पूछा गया है, कैनरा बैंक से कोई है तो बताएंगे, कैनरा वाहन में व्हीकल, कैनरा कार लोन में जो पूछा गया है, कैनरा कार लोन में व्हीकल का इंश्योरेंस कौन सी कंपनी करती है? तो कैनरा बैंक से कोई है, मतलब जैसे कैनरा बैंक में आके, ये हमारे नितिन पटेल है ना, ये गोटिया हैं, ये ना जमींदार है, बहुत पैसा, मोटा पैसा इनके पास है, मतलब ये खेती बाड़ी बहुत है, तो ये कैनरा बैंक चले जाते हैं, ये सर मेरे को कार दो, कार लोन, तो ये कार लोन लेते हैं। तो वहाँ के मैनेजर बोलता है कि भाई इंश्योरेंस हमारे यहाँ से करना पड़ेगा, कार इंश्योर्ड होना चाहिए। तो वो इंश्योरेंस किसके साथ करता है, ये टाई अप पूछा गया। तो ये अपने अपने बैंक का देख लीजिएगा, कैनरा बैंक के तो कोई साथी जगह नहीं है ना, ये गजब कमाल का है बताइए। तो इन जो आपका टाई अप होता है, एक्चुअल में ये मान के चलिए, बैंक जो है टाई अप करती है लाइफ के लिए, नॉन लाइफ के लिए। तो लाइफ के लिए हो सकता है 2-3 कंपनियों से करे, लेकिन नॉन लाइफ के लिए प्राय एक कंपनी से करता है। तो जिससे भी नॉन लाइफ के लिए टाई अप करता है वही कंपनी उसका नाम उत्तर होगा। नॉन लाइफ का मतलब क्या है? नितिन पटेल जी, अगर नितिन पटेल जी का इंश्योरेंस करना है तो ये लाइफ हो गए, है ना, इनके लाइफ इंश्योरेंस हो गया। कार क्या हो गया? लेकिन अगर कार हो गया, स्टॉक हो गया, घर हो गया, नॉन लाइफ है ना, तो ये नॉन लाइफ का इंश्योरेंस होगा। तो वो किसके साथ टाई अप है? और जैसे सवाल आया था इसमें, जो
सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सवाल आया था। सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंटरेस्ट जो है कब कब कंपाउंडिंग होता है? इंटरेस्ट कंपाउंडिंग सुकन्या में, है ना। तो सुकन्या समृद्धि में राजीव नयन जी बताइए, सुकन्या समृद्धि में जो इंटरेस्ट है साल में एक बार सर, साल में एक बार। सुकन्या में इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है इंटरेस्ट का? तो मतलब कंपाउंडिंग वाला पूछा गया है, तो ये क्वार्टरली बेसिस होता है। पहले ये जरूर था साल भर का, लेकिन बाद में ये रिवाइज हो गया। इंटरेस्ट इज टू बी रिवाइज ऑन क्वार्टरली बेसिस, है ना। साल भर में होगा तो क्या गवर्नमेंट डिपॉजिट का क्या फायदा मिलेगा? तो ये क्वार्टरली बेसिस है। अगला सवाल है, पूछा गया है कि हिंदी जो विभाग है, हिंदी विभाग जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? हिंदी जो है राजभाषा जो के तहत होता है, राजभाषा कार्यालय, है ना। कौन से उसमें आता है, कौन से डिपार्टमेंट में आता है? हिंदी जो है राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग। गृह मंत्रालय। कौन से मंत्रालय में आता है ये पूछा गया। तो ये बराबर है हमारे जो साथी जिनकी आवाज आई है, ये गृह मंत्रालय होम में। एंड अफेयर्स मिनिस्ट्री में आता है। होम एंड अफेयर्स मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, है ना। क्योंकि सरकारी कामकाज चलाने के लिए जो गृह मंत्रालय होता है ना, उनके अधीन होता है हिंदी वाला विभाग, क्योंकि हिंदी में मिला पत्र, है ना। हाँ अजय जी, आपके यहाँ कौन सी भाषा चलती है? हिंदी चलती है? आप तो बढ़िया हिंदी बोलते हो, हैं? हिंदी में आता है कि बंगाली में आता है? अच्छा, और एक सवाल पूछा गया है कि 2000 के नोट में कितने लाइन होते हैं? हाँ, तो फटाफट अपने जेब से 2000 नोट लेके गिन लो जरा कितने लाइन होते हैं। वो जो एक नोट होता है ना, ब्रीड लाइन होते हैं ना, कितने लाइन होते हैं? 7, है ना। तो ये हमारे राजू नयन जी बोले कहाँ मिलता है सर 2000 का नोट? बैंकों में नहीं दिखता है, तो हमारे पास कहाँ से होगा? हैं, ये सब गोटियां दबा दिए। नितिन पटेल है ना, पटेल मतलब थोड़ा सा गोटिया है, ज्यादा पैसे वाले। तो ये सारा कहाँ कौन सा गांव है इनका पता करो जरा, जाएंगे। तो 2000 के नोट में कितनी लाइनें होती हैं बताओ? सवाल भी ऐसे पूछा 2000 नोट का, अब कहाँ बताएं हम, हैं क्या ही बोले, 2000 का नोट है ही नहीं, बैंक में दिखता है क्या? राजीव नयन जी, कितना ज्यादा कितना मात्रा रहता है? अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो उसमें से बहुत कम सर। एक ही गड्डी होता होगा या 2 गड्डी? हाँ एकदम 10% के बराबर है सर, बहुत कम। और वो 2 गड्डी होता होगा, उसको भी कोई वैल्यूएबल कस्टमर के लिए रखना पड़ता है। सर मेरे लिए थोड़ा ख्याल रखना, तो उसके लिए रखना पड़ता है। कैसे करोगे? वो भी वैल्यूएबल कस्टमर है। चलिए, अगला सवाल पूछा गया उनको कि DICGC जो इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है जिसके साथ डिपॉजिट को इंश्योरेंस की जाती है, उसकी मैक्सिमम पर डिपॉजिटर की लिमिट कितनी है DICGC की? ये सवाल पूछा गया है ना। 5 लाख। कौन बताए? 5 लाख। 5 लाख पर डिपॉजिटर। 5 लाख पर बैंक पर डिपॉजिटर। हाँ ये सही जवाब है, 5 लाख पर बैंक पर डिपॉजिटर। तो एक बैंक में 5 लाख एक व्यक्ति का, अगर उसका जॉइंट नेम होगा तो भी दोनों का नहीं मिलेगा, है ना, एक ही मिलेगा। तो 5 लाख ये मैक्सिमम का मिलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा है कि नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ सवाल है, कौन से लोन में नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है? ऐसा कुछ लिखा है। एग्रीकल्चर, गोल्ड लोन, क्या क्या, ये सवाल थोड़ा गड़बड़ है। लोन में तो ऐसे नॉमिनेशन होता नहीं है, लेकिन ये नॉमिनेशन का संबंध हो सकता है गोल्ड से, हो सकता है या डिपॉजिट से हो सकता है, लेकिन ये नॉमिनेशन का संबंध लोन से नहीं होता। नॉमिनेशन का संबंध होता है डिपॉजिट से होता है ना, लॉकर से होता है। और किससे होता है गोंटिया, नितिन गोंटिया? गोंटिया मतलब ज्यादा पैसा वाला ना, गुस्सा नहीं करिएगा। गोंटिया मतलब मोटा पैसा। अभी मैं सेफ बोल के कस्टडी आपको अमीर बना दूं। सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी। तो 3 में नॉमिनेशन होता है। ये सवाल थोड़ा नहीं समझ में आया, लिख के हैं। अच्छा, अगला सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में मैक्सिमम जो कवरेज है वो कितने लाख का होता है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दवाई देंगे, 2 लाख। 2 लाख। दवाई देंगे, पी लो बेटा। हाँ पी लो बेटा, दवाई पिला दो।
बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, वो पीना नहीं चाहता है लेकिन पिला देनी चाहिए क्योंकि वो ठीक होगा, है ना। पिला दे दो बेटे, हैं? क्या हो गया है, वायरल चल रहा है वैसे, हैं। तो बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, वो बच्चा पीना नहीं चाहता है लेकिन पिला देनी चाहिए, और कुछ खिला के उसको सुला देनी चाहिए क्योंकि दवा का असर होगा तब, है ना। तो चलिए उसको दवाई दे दीजिए। अब कह रहे हैं हम, क्या सवाल था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इंश्योरेंस कवरेज कितना होता है मैक्सिमम। तो हमारे आईफोन वाले बाबा हैं, आईफोन लिखते हैं यार, नाम में आईफोन लिख दिया, बताइए यार, हैं। नाम में नहीं लिखता, जैसे आरिफ खान लिखे हैं, प्रदीप जो ये लिखे हैं, ये आईफोन मतलब कमाल है, बढ़िया है। ये भी एकदम उनका होगा सर, इन्हीं का होगा, पटेल उनका जी। होगा, शंकर जी का होगा। हाँ, तो शंकर महाराज हैं। अब ये आगे पूछा गया अगला सवाल कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम कितना है। प्रीमियम कितना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, हमारे बता दो भाई, है ना। वसीम जी बताओ, प्राइम मिनिस्टर रुपीज सर। सुरक्षा बीमा योजना में जो है 20 रुपीज हो गया, ठीक है, 20 रुपीज का प्रीमियम हो गया। चलिए, और पूछा गया है कि कैनरा बैंक की वेबसाइट कौन सी है। अरे गजब है, हैं। वो अपने बैंक की वेबसाइट पूछ लिया। तो अब कैनरा बैंक की वेबसाइट कौन सी है, canarabank.com। canarabank.com, ऐसे ही क्या, देखना पड़ेगा, हैं। यस सर, वेबसाइट, canarabank.com। अच्छा, कैनरा बैंक वेबसाइट। अब कैनरा बैंक जो है वो बता रहे हैं हमारे कैनरा बैंक के ही साथी होंगे, है ना, www.canarabank.com। वाह, बढ़िया, सही बता रहे हैं। चलो, और एक सवाल क्या आया, GCL का फुल फॉर्म पूछा गया, बताइए GCL का फुल फॉर्म है। अब एक सब स्टाफ साथी से इतना कठिन सवाल पूछ दिया यार, GCL फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म तो 4-5 तो पूछता है। GCL का फुल फॉर्म होता है गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, GECL। जी का मतलब हो गया गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। गारंटीड इसलिए क्योंकि ये एकदम गारंटी है, मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप उस एलिजिबिलिटी हैं तो आपको मिलेगा। इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी है भैया, देना है, पूरे देश में इमरजेंसी है। और क्रेडिट मतलब लोन देना है, लाइन मतलब लाइन है, ठीक है। तो ये जो है गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। और क्या सवाल पूछा गया, और पूछा गया उनका कोई डिपॉजिट स्कीम है, अमृत 75 स्कीम्स, ऐसा कोई है क्या केनरा बैंक से जो साथी हैं। अमृत 75 स्कीम्स में उसमें कितना डिपॉजिट कर सकते हैं मैक्सिमम, हैं। 75 मंथ के लिए है सर। अच्छा, तो 75 मंथ्स हाँ। के लिए कर सकते हैं। तो देखिए, मतलब जो सब स्टाफ साथी सेशन देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, जितने जितने जो डिपॉजिट के छोटे छोटे प्रोडक्ट है ना उसके बारे में जानकारी लिख लेना चाहिए। जैसे स्कीम्स आती हैं आपकी, तो उस योजना का नाम लिखिए, उसमें मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम पीरियड क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत कम पूछा जाता है, नहीं के बराबर पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, चेंज होता है। तो बाकी फीचर्स आप देख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, तो वो देख लीजिएगा। फिर एफडी कितने प्रकार के एफडी हैं, कोई नया तरह का एफडी है, यूनिक एफडी है, तो फिर उसको पढ़ने की जरूरत है। जैसे सवाल पूछा गया, देखिए यूनिक एफडी क्या है कैनरा बैंक में, क्या है कैनरा बैंक में यूनिक एफडी। यूनिक एफडी सर 111 मतलब 111 दिन के लिए होती है। हाँ बताओ, FD यूनिक एफडी बोलते हैं उसको। 111 दिन के लिए है, 222 दिन के लिए है, 444 दिन के लिए, इसको यूनिक एफडी कहते हैं। ऐसा कोई मतलब यूनिक टाइप का एफडी है तो उसको यूनिक एफडी कहते हैं। फिर और पूछा गया है पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं, ये पूछा गया है। तो पैन कार्ड में कितने अल्फान्यूमेरिक होते हैं, 10 होते हैं। तो ये भी सवाल अच्छा पूछा गया, पैन कार्ड में कितने जो है नंबर होते हैं। और सीनियर सिटीजन से जुड़ा हुआ क्या सवाल पूछा गया है, अच्छा ये पूछा, सीनियर सिटीजन सिर्फ लिखा हुआ है, सवाल क्या आया था, सीनियर सिटीजन स्कीम्स में मैक्सिमम कितने पैसे जमा कर सकते हैं। ओहो, ये आ गया। हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम कितने अमाउंट जमा कर सकते हैं,
बताइए, गवर्नमेंट डिपॉजिट है, शेखर जी बता देंगे। शेखर जी बताइए। 15 लाख है सर। 15 लाख 15 लाख। बताइए, है ना। तो ये भी सवाल मतलब अगर सब स्टाफ या फिर टू क्लरिकल देखेंगे तो ये भी कठिन सवाल हुआ। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो है मैक्सिमम अमाउंट पूछा गया 15 लाख रुपए। और क्या लिखा गया है? अच्छा, ऐसा सवाल एक पूछा गया, एक कस्टमर को 9,631 रुपए जमा करने थे। क्या थे? ये तो गणित टाइप का सवाल पूछ दिया। एक कस्टमर को 9,631 रुपए जमा करने थे। उसने कैशियर को 2,000 के 3 नोट, 500 के 6 नोट। हाँ वसीम भाई लिखो, पेन रखे हो तो लिखो लिखो, पेन रखो लिखो। एक कस्टमर ने बैंक में जमा करना था 9,631। हाँ जी राजू नयन जी लिखिए। 9,631 जमा करने के लिए पर्ची भर दिया। कैशियर को उसने 2,000 के 3 नोट दिया, 500 के 6 नोट दिया, 20 का 1 नोट दिया और 10 का 2 नोट दिया। तो अब कस्टमर को कितना वापस करना है भैया? हैं? तो ये हमारे वसीम जी बोल रहे हैं, क्या वापस करना सर? हो गया, पर्ची दे दिए, बताए चिल्लर थोड़ी ना वापस करते हैं। तो कितना वापस करोगे बताओ? गणित का सवाल बोल दिया, ये तो गणित लगा दिया। मतलब ये देखो, ये जानना चाह रहा है कि आप जब प्रमोट हो जाओगे ना सब स्टाफ साथी, 9 रुपए वापस करेंगे सर। तो जो प्रमोट हो जाएंगे तो प्रमोट हो जाने के बाद नोट काउंटिंग ज्यादातर लोगों को कैशियर बना देंगे। तो कैशियर बनाने पर ऐसे जो है ऐसे आएंगे कई लोग, है ना, तो आपको सब क्या बताएंगे। तो आप टोटल करोगे 2,000 के 3 नोट 6,000, यही हो गया। 500 के जो 6 नोट है वो 3,000, तो 9,000 हो गए। 9,040 हो गए टोटल। हाँ 9,040, और 200 का भी 3 नोट है तो तब तो 600 होगा, है ना। 200 का जी। भी 3 नोट है तो 40, और 9,631 जमा करना था तो 9 रुपये बचे, तो 9 रुपये लौटा 9 दो। रुपए। तो 9 रुपये कैसे जी। लौटाओगे? आप बोलोगे आपके पास 1 रुपये है तो दे दे, नहीं तो 10 रुपये ले लो भैया, मैं भरूंगा आखिरी में हिसाब किताब, है। ऐसा भी तो होता बिल्कुल। है, हाँ। चलिए, तो ये पूछा गया सवाल। और अगला सवाल पूछा गया कि एलएफसी जो है कितने कितने समय के लिए हो सकता है। एलएफसी जो होता है लीव फेयर कंसेशन होता है, लीव ट्रेवल कंसेशन होता है, लीव एलएफसी। तो कितने कितने साल के लिए होता है, कितने ब्लॉक 4 साल और 2 साल। 2 साल और 2 साल। 4 ईयर ब्लॉक होता है तो हर 2 साल में ले सकते हैं। हाँ, तो इसको ऐसे सवाल पूछा गया कि एलएफसी की सुविधा जो है कौन से ब्लॉक में दी जाती है। तो एक ऑप्शन था 2 साल, दूसरा ऑप्शन था 4 साल, तीसरा ऑप्शन था 10 साल, चौथा ऑप्शन था ए और बी दोनों। तो उत्तर क्या होगा? ए और बी। ए और बी दोनों। ठीक है, ऐसा सवाल था। चलिए, अगला सवाल ये पूछा गया था, एक साल में आप कितनी छुट्टियां इनकेश कर सकते हैं? 5 days। एक साल में आप कितनी छुट्टियां इनकेश कर सकते हैं? 30 डेज। ना ना, 30 डेज कहाँ कर सकते हैं, वो तो अच्छा 5 days है, 5 days। 5 डेज कर सकते हैं। 5 दिन का जो है एक साल में, अभी दिसंबर के अंदर अंदर आप 5 दिन के बेच के पैसा ले लीजिए, नहीं तो लैप्स हो जाएगा वो। ये सही बोल रहा है जो साथी बोल रहा है ना। तो वो जो 30 डेज का बोल रहे हो वो एलएफसी का 4 साल में करना है वो। अगर 2 साल में करोगे तो 15 दिन, 4 साल में करोगे तो 30 दिन, मतलब उसका मैक्सिमम जो है 30 डेज करोगे। और वो भी कंडीशन दिया है, एलएफसी में जाओगे तो वो करोगे 30 डेज का 4 साल में, और अगर 2 साल में जाओगे तो 15 दिन, और 1 साल में जो फैसिलिटी है इनकेशमेंट करने का वो है 5 डे। चलिए, अगला सवाल है, ये पूछा गया है, ये सभी बैंकों के लिए सर 5 डेज वाला? हाँ सभी बैंकों, सही बैंक। एक सवाल पूछा गया डीडी के बारे में कि कितने रुपए का डीडी जारी करने के लिए चेक के माध्यम से ही डीडी बनेगा या ट्रांसफर के माध्यम से डीडी बनेगा? 20,000, 20,000 से ऊपर का। 50,000 या 50,000 से कम, 50,000 से ज्यादा, ऐसे 20,000 या ऊपर। नहीं नहीं, डीडी से बनाने की बात हो रही है। तो बनाने की बात नगद में कहाँ तो 49,999 तक होता है ना। तो अगर 50,000 तक के डीडी बनाने आया
तो वो 50,000 का जैसे डीडी आया तो हम बोलेंगे भाई चेक दे दो या खाता नंबर दे दो, खाता का डेबिट करके बनाएंगे, या विड्रॉल दे दो, है ना। तो विड्रॉल से तो बनाते नहीं हो, विड्रॉल से आजकल तो मैक्सिमम बैंक बंद कर दिए बनाने, ट्रांसफर से बनाएंगे नहीं, तो बोलते हैं चेक ले आओ, ठीक है। अब वो अलग बात है, अपना राजू ने बना देता है, क्योंकि कहाँ चेक जारी करोगे सर, ये तो फिर 1 साल तक चेक ही नहीं काम करेगा, है ना। लेकिन चेक से उनको जो है डीडी बनाएंगे तो होगा 50,000 एंड अबव। 50,000 का आया तो डीडी बनाएंगे खाते से डेबिट करके, या उससे ऊपर हुआ तो। चलिए ये अच्छा सवाल है। बताओ ये सब स्टाफ टू क्लरिकल में अभी 2022 के सवाल हैं, स्टैंडर्ड देखो आप। अगर ये तो क्लरिकल का सवाल है ना राजू नयन जी, क्लरिकल में यही सवाल पूछता है। अगला सवाल पूछा सब स्टाफ बिल्कुल को सर। कार लोन लेने के लिए स्टाफ में कितने साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। बताओ भाई, सब स्टाफ हैं, सब स्टाफ साथी हैं कोई अगर, तो उनको कार लोन लेने के लिए कितने साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। 3 इयर्स होनी चाहिए, तब कार मिल जाएगा कि 5 साल। कई बैंकों में 5 साल भी होता है, कई बैंकों में 3 साल भी होता है। तो आप ये नितिन पटेल जी बोल रहे हैं, जाके कल देखूंगा सर सर्कुलर, कल पहले आवेदन ही लगा दूंगा कार का है। 5 साल है सर JRGB में। स्विफ्ट डिजायर सीधा बैंक टू बैंक वेरीज होता है। बैंक टू बैंक वेरी करता है, कई बैंक में 5 साल, कई बैंक में 3 साल। लेकिन आप इसमें पॉलिसी देख लीजिएगा इंटरनल, या उस बैंक की इंटरनल जब HR पॉलिसी पढ़ाएंगे तो हम डिस्कस कर देंगे। सर अच्छा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में भी थोड़ा प्रिपेयर हो जाए तो ठीक है सर। हाँ होगा, जरूर होगा, बराबर होगा। जी जी। चलो, और अगला सवाल है व्हाट इज द, अच्छा टर्म लोन के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है, व्हाट इज द, विच इज द, क्या लिखा है, समझ में नहीं आया। टर्म लोन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, लिखा है लेकिन वो समझ में नहीं आया। टर्म लोन किसे कहते हैं? टर्म लोन नहीं, कुछ और लिखा है। टर्म लोन, व्हिच इज टर्म लोन इज लिखा है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल। तो इसको कैसा मानेंगे सर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरह से। तो वैसा लिखा नहीं है जो। अच्छा अच्छा। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल तक होता है, मीडियम टर्म का मतलब होता है 1 साल से लेके 3 साल तक, और लॉन्ग टर्म का होता है 3 साल से लेके आगे, ठीक है। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया आपका। लेकिन ये सवाल क्या पूछा गया, वैसे से रिलेटेड होगा, और हमारे साथी ने ठीक से लिख नहीं पाए होंगे। विच इज द टर्म लोन इज, ऐसा लिखा है, या हो सकता है कोई रिपेमेंट, किसी टर्म लोन का रिपेमेंट पूछ रहा हो, क्योंकि ऑप्शन दिया है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल। तो इसमें तो अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 4 साल भी लॉन्ग टर्म है, 5 साल भी है, 8 साल भी है, एक 2 साल है, ये जो है मीडियम टर्म लोन होगा। तो लेकिन चलिए जाने दीजिए, आप लोग इतना क्लियर रहिए। 1 साल तक के शॉर्ट टर्म बोलते हैं, 1 साल से 3 साल तक मीडियम, और 3 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। चलिए अब पूछा गया है स्टेटमेंट इंक्वायरी कौन से कोड में करते हैं। शेखर बाबू, स्टेटमेंट इंक्वायरी का कोड नंबर बताइए आपके बैंक का। स्टेटमेंट का शॉर्टकट होता है ना। ये चरण कुमार जी है कि नहीं, कि सो गया चरण जी, चला गया वो, नमस्ते करने आया तो बस, है कहाँ गया बताओ, आके नमस्ते नमस्ते किया, 2 बार चला गया, बताओ यार, है ही नहीं। अटेंडेंस बन गया सर। हाँ हमको लग रहा बढ़िया पढ़ रहा है, क्योंकि दिखते तो है नहीं, कुछ कुछ सामने जो बात कर रहा है वो दिख जाता है, जो बात नहीं कर रहा है वो दिखता ही नहीं है। जैसे कोई भी बात करेगा ना मैं देख पा रहा हूँ उसको, नहीं शेखर बाबू को देखता रहता हूँ, क्योंकि इनको लॉक कर दिया रहता हूँ, तो ये खसकते ही नहीं। यहाँ पर लॉक कर देता हूँ स्क्रीन तो ये दिखते रहते हैं। ये राजू नयन बात करता है तो आ जाता है। ये नितिन पटेल जी थोड़ा आज के मेहमान है तो इनको लॉक कर दिया मैं यहाँ पर, और वसीम भी आज के मॉनिटर हैं लेकिन वो भी हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या पूछा कि स्टेटमेंट इंक्वायरी क्या करते हैं, क्या करते हैं राजू नयन जी, कौन सा डालते हैं कोड आपके बैंक में। 700 सर। 700, तो अलग अलग बैंक का होगा। हमारे यहाँ 700 है। हाँ जी शेखर जी, आपके ये यहाँ SBI स्पॉन्सर बैंक है। अच्छा, वहाँ ऐसा डालते हैं बैंकेज 700। हाँ SBI में 700। 700 है ना। कैनरा बैंक में ये देखो लिखा है CH031 लिख दिया कैनरा बैंक में, तो ये 031। यस सर। 031। चलो बढ़िया है, ये बात हो गई बढ़िया। अगला सवाल आया था कि स्टाफ हाउसिंग लोन जो मिलता है सैलरी का कितना गुना मिलता है।
तो ये तो गजब का सवाल पूछ दिया यार, बड़ा कठिन सवाल। 15 गुना 15 गुना 72 ग्रॉस टाइम्स ऑफ ग्रॉस सैलरी है ना, तो ये हाँ। सब देखो हमारे होनहार साथी लोग हैं, पक्का हाउसिंग लोन पहले ले लिए होंगे। कहाँ लगा है जरा, हाउसिंग लोन ले लो, उपभोग करते जाते हैं, पटाते रहेंगे, है ना, जो किराए देते हैं उसी में से करते रहेंगे। तो ये 72 टाइम्स ऑफ ग्रॉस सैलरी, उतना एलिजिबिलिटी मैक्सिमम आएगा। या मैक्सिमम कितना है आपका सब स्टाफ के लिए, सब स्टाफ टू क्लरिकल कितना हाउसिंग लोन मिलता है? अलग अलग बैंक तो अलग अलग वेरी करता होगा, बट कैनरा बैंक में कितना मिलता है? सर स्टाफ 45 लाख। 45 लैक्स। चलो बढ़िया, मैक्सिमम। तो अगर आपका ग्रॉस जो है 45 लाख से ज्यादा होगा तो भी 45 लाख मिलेगा, और 45 लाख से कम हुआ आपका ग्रॉस तो उससे कम मिलेगा। अब आता है 2 लाख रुपए के एग्रीकल्चर लोन पर कितना % का मार्जिन है, ये पूछा गया। कितना % का मार्जिन है 2 लाख रुपए तक के एग्रीकल्चर पर? नील है सर, जीरो। नील है ना। तो 2 लाख रुपए तक के एग्रीकल्चर मार्जिन नील, 5%, 5 से 10%, 10% तो नील है। 3 लाख तक नील है कई बैंकों में, तो आप उसको देख लीजिएगा, है ना। और एक पूछा गया है, एफडी क्लोज करने के लिए किसके साइन होते हैं? फर्स्ट अकाउंट होल्डर, सेकंड अकाउंट होल्डर, ऑल डिपॉजिटर, ऐसा बोला गया। तो एफडी क्लोज फर्स्ट सभी के होंगे सर। सभी के होंगे, सभी सभी के के होंगे, होंगे, अगर जिसके- ज्वाइंट है तो सभी के होंगे। जॉइंट है ना, तो ऑल डिपॉजिटर, ठीक है। और अगला सवाल पूछा गया, रिटेल हाउसिंग लोन में मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड पूछा गया है। रिटेल हाउसिंग लोन रिवाइज्ड कितने रिपेमेंट, क्या टाइम डिपॉजिट क्या लिखा है? रिटेल हाउसिंग लोन रिवाइज्ड टाइम लिमिट। तो जो हाउसिंग लोन है उसका रिपेमेंट पीरियड कितना होता है मैक्सिमम? 20 साल 30 साल। 30 साल होता है ना, 30 30 साल होता है। तो ये उसका रिपेमेंट पीरियड पूछा है 30 साल, है ना। तो इतने सारे सवाल थे, मुझे लगता है कि हम लोग लगभग यहाँ पर 30 सवाल जो हैं यहाँ पर चर्चा में कर दिए हैं। 30 सवाल, 10 सवाल स्क्रीन पर थे, बाकी 20 सवाल हम लोग चर्चा किए। तो आप सोचिए राजू नयन जी, क्या प्रतिक्रिया है कि कैसे सवाल आते हैं सब स्टाफ 2 में? ये तो बिल्कुल सर, क्लर्क टू ऑफिसर का जो ये होता है ना सर, वो 90% क्वेश्चन उसी से हैं। बताइए। मुझे लगता है कि अगर ये हमारे मुझे लग रहा साथी है जो कि ये स्टाफ मैसेंजर के जो से HR जी। पॉलिसी जो सवाल पूछा गया वो तो बहुत कठिन सवाल पूछा गया। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है सर कि अगर ये हमारे साथी अगर ये क्लर्कियल टू ऑफिसर वाले क्लास को ज़्यादा अच्छे तरीके से करें तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे। ओके। और सर मैं ये पूछ रहा था ना कि PMJDY में जो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस से कंपनी से टाई अप है सर, ये तो बैंक टू बैंक वेरी करता होगा ना? हाँ, बट ये कैनरा बैंक की बात हो रही थी, अपने बैंक का आप देख जी लीजिए। जी तो बैंक स्पेशल है ना। बिल्कुल। क्योंकि अलग अलग एरिया के हिसाब से उन्होंने इन कंपनीज को बांटा है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको अजय जी हमारे है ना, ये हफ्ते में 3 बार मुझे याद दिलाते हैं सर कब मेरा सेशन करोगे। तो ये आप सोचिए रोज आपका सेशन होता है, क्लरिकल टू ऑफिसर पढ़ना पड़ेगा। ये देखो कैसे सवाल आए, मतलब इसमें अगर देखेंगे तो डिजिटल ट्रांजेक्शन, फिर आपके CBS पे, और फिर HR पे, और जनरल बैंकिंग पे भी सवाल पूछे गए हैं। तो इतने सारे सवाल पूछे गए हैं, लगभग 30 सवाल यहाँ चर्चा किए हैं, और इन सवालों को मैं PDF में भी लोड कर दूंगा। और आप लोग जो है क्लरिकल टू ऑफिसर वाला सीखते रहिए। सबसे आसान उपाय है, पढ़ने का तरीका है कि आप सारे टॉपिक्स को कागज में लिख लीजिए। डायरी लिखना जरूरी है, अगर लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा सीखने में, समझने में। क्यों? क्योंकि जैसे ये सेशन पूरा अटेंड किए, इनमें से 4-5 चीजें आपको जो अच्छी लगी लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। क्यों बताओ? उसके पीछे का रीजन ये है राजू नयन जी, जब आप पहली पढ़ रहे थे, दूसरी पढ़ रहे थे, तीसरी पढ़ रहे थे, तब तक क्या कर रहे थे? कुछ समझ बुद्धि कुछ नहीं था। क्या करते थे? एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, ऐसे करके कॉपी करते थे कि नहीं? या जो इतिहास लिखते थे वो समझते थे क्या? उसको सिर्फ कॉपी करते थे, है ना, बराबर है, कॉपी करते थे। कॉपी जी करते करते जी करते करते पढ़ते पढ़ते आप पास हो गए। अभी हम कॉपी करना बंद कर दिए हैं, इसीलिए थोड़ी सफलता कम मिलती है।
आपको क्या करना है, जो चीज पढ़ाया जाता है या जो नोट्स है, मैं एकदम लिख के दिया हूँ, कलरफुल देता हूँ, कोई बात नहीं, कलरफुल आपके पास पीडीएफ दिख गया, ओपन किया, लेकिन उसी को लिख लो ना, नकल करना है, उसी को लिख लिए। तो उसी को लिखने से फायदा क्या होगा कि आपके वो स्मृति पटल में छप जाएगा यहाँ पर मस्तिष्क में, और जब एग्जाम होगा तो एग्जाम के समय वही उभर के आता है। तो नशा, जैसे कि मैंने कहा कि नशा तो आपकी मेहनत का होना चाहिए, नशा तो आपके परिश्रम का होना चाहिए, नशा तो आपके अध्ययन का होना चाहिए, नशा तो आपके मिशन का होना चाहिए, ताकि आपको बेहतरीन सफलता मिल जाए। तो अब हम पे उनका नशा छा रहा है, अब हम पे उनका नशा छा रहा है, जाके कह दो मंजिलों से कि जरा दूर हट जाएं, क्योंकि अब हमें चलने में मजा आ रहा है, अब हमें चलने में मजा आ रहा है। बोलते हैं ना रात को नींद आती है, नींद कैसे आएगी यार, नशा है तो नींद आएगी क्या, है नशा है तो नींद आएगी क्या। हाँ जी नितिन पटेल जी, ये दे, एक पैग और लगा, एक लगाओ और लगाओ, लगाओ, कहाँ नींद आएगी, एक और क्लास से पहले नींद थोड़ा और आती है पढ़ा सर, दो, लेकिन जो थोड़ा ही और क्लास पढ़ा दो, ये नशा है ना। तो वंस मोर होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपका दृष्टि स्पष्ट है, जब आपका लक्ष्य स्पष्ट है, जब आपकी नियति स्पष्ट है, तो आपको थकावट नहीं होगी। ये राजू ने इनको देखो, रात के 12 बजे लिंक दो, तुरंत से उठ जाता है, एकदम उठ के हाँ सीधे बैठ जाता है, बाद में फिर स्क्रीन सेट करके चले जाता हूँ। क्लास अभी इसके क्लास शुरू ये जो होने से ऑफिसर पहले नींद आती है सर। ऑफिसर कैडर में है, बट आज भी बना हुआ है, क्यों, ये माइंड को सेट कर रहा है, ये माइंड को सेट कर रहा है कि माइंड जो है पढ़ने में लगे रहे। तो ये जबकि इनका सेशन नहीं है, ये तो हमारे सब स्टाफ भाई साथियों का सेशन है। तो ये माइंड सेट करने की बात है, ऐसी आधा घंटा 1-1 घंटा माइंड सेट रखिए, तो आपको एक आदत हो जाएगी। और कोई भी चीज अगर आपकी आदत हो गई, तो आदत हो जाने के बाद आपको उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है। सपोज एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हाँ राजू जी, बचपन में मम्मी आपको ब्रश कराती थी, बिल्कुल पकड़ पकड़ के ब्रश कराती थी, चल बेटा उठ जा, ब्रश कर ब्रश कर। अब क्या, अब कौन याद दिलाता है, मम्मी तो नहीं है, ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक। सुबह उठोगे, कोई बोलता है क्या, कोई आपको तंग करता नहीं, लेकिन अपने आप हाथ चले जाता है, ब्रश पे चला जाता है ना। तो ये आदत है, आप जो कुछ भी हो अपने आदत की वजह से, मैं जो कुछ भी हूँ अपनी आदत की वजह से, आप जो कुछ भी बनोगे अपनी आदत की वजह से, मैं जो कुछ भी बनूंगा अपनी आदत की वजह से। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन में जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, ऐसे कामों को करने के लिए हमें आदत बना देनी है। पढ़ना हमारे लिए अच्छा है, आदत बना दीजिए, जो चीज़ हमारे लिए अच्छा है उसकी आदत बना दीजिए। आदत बनाने के बाद क्या होगा, हमको उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे मैं इतना सारा आपको सेशन दे चुका हूँ, लगभग टोटल अगर सेशन देखे जाए ऑफलाइन ऑनलाइन, तो लगभग 1000 सेशन दे चुका हूँ, मतलब रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूँ, अनरिकॉर्डेड तो और भी सेशन देता रहता हूँ मैं, है ना। तो उस 1000 सेशन में मैं अभी आसानी से पढ़ा रहा हूँ, ये क्या, क्यों, क्योंकि मेरे लिए इसको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, ये आदत हो गई मेरी, सरल तरीके से पढ़ा देता हूँ, आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ, बराबर है ना घोटिया नितिन पटेल। बिल्कुल ये पटेल जी तो कुछ बोलते नहीं, घोटिया लोग कुछ बोलते नहीं है ना, कम बोलते हैं। तो ये संडे का खाना पीना इन्हीं के घर चलते हैं, ठीक है, घोटिया है ना, सबको खिलाएंगे। चलिए, तो आप सभी को अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, सफलता, शक्ति की लिए मनोकामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल हम लोग कुछ चेक से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो चेक से जुड़ा हुआ चीज। जेआरजी बैंक का भी सेशन चलना शुरू कर दिया जाए सर। हाँ जेआरजीबी का भी करेंगे, है ना, बराबर करेंगे, पक्का करेंगे। वो जेआरजीबी का वेट कर रहे हैं सर। हाँ बोले जी, बोले नितिन पटेल जी कच्छे तो बोले गोटिया जी, गोटिया ठीक ठीक करेंगे हैं। तो चलिए आप सभी विजय जी बोले हैं सर, बैंक का भी सर करिए। कौन सा बैंक, बैंक का भी कर रहे हैं, करेंगे बड़ौदा यूपी बैंक भी करेंगे, सभी बैंकों को करेंगे। तो कल जो सेशन रहेगा वो सभी बैंकों के लिए रहेगा, उसमें हम लोग चेक से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो आपसे विदा लेता हूँ, शानदार रात देता हूँ, आप माता जी का भजन भी करिए, जी सर, आह्वान करते रहिए। जय माता दी, गुड नाइट। जय माता दी, गुड नाइट।